सुप्रभात। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन। रामशिला भूमि की बधाई। पिछले अध्याय में हमने प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की भूमिका के बारे में अपन ने समझा था। आज से हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रबंध की प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर। इसके अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण है प्रबंध की प्रक्रिया। अब इससे समझने से पहले थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि बार बार शब्द आएगा प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या होती है? तो डिफरेंस होता है क्रिया और प्रक्रिया के अंतर्गत। क्रिया जो होती है वो एक ही झटके में जो कार्य किया जाता है उसे अपन क्रिया कहते हैं, और प्रक्रिया के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप अपन को आगे बढ़ना होता है। जब अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य को कई भागों में बांटकर अपन जब उस कार्य को पूरा करते हैं तो उसे कहते हैं प्रक्रिया। तो प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो तब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य अपन को प्राप्त नहीं हो जाता है। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करने पड़ेंगे? कार्य करने पड़ेंगे। इसी बात को स्टोनर ने कहा है प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित करने का तरीका है। प्रबंधक द्वारा पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया में विभिन्न चरण या कार्य या तत्व होते हैं। यह तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना, अंतर्निर्भर होते हैं तथा अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले कार्यों की सतत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कई चरण और कई कदम होते हैं जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक एवं उसके पश्चात भी हमें क्या करना होता है? लगातार चलते रहना होता है। प्रारंभ से जब अपन योजना बनाते हैं तो योजना बनाने के पश्चात उसे क्रियान्वयन करने तक और उसके पश्चात किए गए कार्य का मूल्यांकन करने तक की प्रक्रिया, ये जो स्टेप कार्य है, क्रियान्वयन करना, ठीक है ना, कार्य का मूल्यांकन करना, इसके बीच में जितने भी कार्य आते हैं, है ना, प्रबंधक के उद्देश्य का निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण, ये सभी जो कार्य प्रबंधक के कार्य होते हैं जो प्रबंधक निष्पादित करता है, इसे ही सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं? प्रबंध की प्रक्रिया कहते हैं। अब इसमें दो तीन शब्द आए अपने, जैसे कि संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है एक प्रबंधक के द्वारा अपने कर्मचारियों को जो बात कही जाती है और कर्मचारी उसी प्रकार उस बात को समझ लेता है जिस प्रकार प्रबंधक कहना चाहता है या उससे जो कार्य करवाना चाहता है। ये जो माध्यम होता है वो माध्यम संप्रेषण कहलाता है। और दूसरा शब्द आया अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट, यानी कि समय समय पर प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करवाना पड़ता है। अगर मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे काम में कर्मचारियों के शिथिलता आने लग जाएगी, और शिथिलता आने पर वो कार्य क्या हो जाएगा? धीरे गति से होने लग जाएगा। तो यह भी एक प्रबंधक का कार्य। इसके अंतर्गत ये सभी कार्य मिलकर क्या कहलाता है? प्रबंधक की प्रक्रिया कहलाती है। अब इस परिभाषाओं और अर्थ के अनुसार प्रबंध की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला है प्रबंध एक सतत क्रिया है, यानी आपको जो प्रबंध किया जाता है वो निरंतर करना। एक बार प्रबंध कर दिया और उसके बाद आपने शिथिलता लेकर आ गए तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो अर्थात व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान व सुधार करने की क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। कई समस्याएं निरंतर रूप से आती है, उन समस्याओं का किस प्रकार से अपन समाधान करें, इसी कारण प्रबंध को एक सतत क्रिया कहा जाता है। दूसरा अपना बिंदु है प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया। कार्य कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। और व्यक्ति कौन होता है? प्रबंधक होता है ना। कभी कोई रोबोट को कभी देखा आपने कि प्रबंध कर रहा है? या अगर वो कर भी रहा है आपने देखा होगा तो उसके अंतर्गत प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है, तब वो कार्य करता है। मशीनें किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है, उस मशीनों को चलाने के लिए भी क्या होती है? व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अतः प्रबंध एक मानवीय क्रिया है।
प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा ही किसी भी संगठन उपक्रम के निष्क्रिय साधनों को अपन क्या कर सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया प्रबंध का मुख्य रूप से संबंध किसके साथ में होता है, व्यवसाय के मानवीय संबंध। वहां काम करने वाले क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो मानवीय पक्ष होता है, संस्था के सभी कर्मचारी जो होते हैं वो समाज के क्या होते हैं, अंग होते हैं। अतः इनका नेतृत्व एवं निर्देशन सामाजिक क्रिया का ही अंग है। आप नेतृत्व किसका करेंगे, व्यक्तियों का करेंगे, है ना। समय समय पर आप निर्देशन किसको देंगे, व्यक्तियों को देंगे। व्यक्तियों का अर्थात यह मतलब है अपने संस्था में, अपने उपक्रम में, अपने संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों से। अतः वास्तव में प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्व से है। चौथा बिंदु, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यानी कोई भी कार्य करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो अपन किसका प्रबंध करेंगे, है ना। अपन किसी चीज का प्रबंध नहीं कर सकते। तो लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो अपन उस चीज का क्या कर पाएंगे, प्रबंध। यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को अपन अन्य शब्दों में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रबंध की आवश्यकता तब होती है जबकि प्राप्त करने के लिए कोई उद्देश्य हमारे पास हो। प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो आपने निर्धारित किए लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए अपन को क्या होना पड़ेगा, उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। अतः यह प्रभाव उत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। पांचवा बिंदु अपना, प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ भी नहीं बचता है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर जीरो। चाहे व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो, सभी स्थानों पर हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले अपने रक्षाबंधन का त्यौहार गया, तो रक्षाबंधन का त्यौहार गया तो उसमें अपन ने क्या की थी, खूब सारी पतंगे उड़ाई थी। तो पतंगे उड़ाने के लिए अपन ने 1 दिन पहले ही क्या किया था, पतंगे खरीदी थी। और पतंगे खरीदने के बाद में उसका मांझा भी खरीदा था, अपने डेक और कॉलम की अपने छतों पर बजाने के लिए उसकी व्यवस्था उसी दिन थोड़ी ना की थी, अपने पहले ही उसकी क्या कर दी थी, व्यवस्था। फिर अपन को सुबह से शाम तक अगर वहां उड़ाना है तो अपन उसकी नाश्ते की व्यवस्था कर दी थी, अपने ग्रुप बना लिए थे। इन सब का मैनेजमेंट अपन ने क्या किया, पहले से किया। अगर अपन रक्षाबंधन के दिन करते तो पूर्ण रूप से अपन उस न तो त्योहार बना पाते, नहीं उस कार्य को कर पाते। अर्थात क्या हो गया, प्रबंध चाहे व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो, हर स्थान पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। यदि इन क्रियाओं में से प्रबंध न किया जाए तो हमें क्या होगा, परिणाम में असफलता प्राप्त होगी। इसका अर्थ यही हुआ कि सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक व सर्वव्यापक कहा जाता है। अब प्रबंध के कार्य। प्रबंध प्रक्रिया में बहुत से कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु इन कार्यों के संबंध में विद्वानों के बीच में मत भिन्नता है, जो उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली, उनके दृष्टिकोण एवं उनके अनुभव के कारण होती है। विद्वानों द्वारा बताए गए कार्यों के अनुसार एक प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची क्या हो सकती है, बहुत बड़ी। अलग अलग क्षेत्र में जैसे जैसे हमारा अनुभव आता जाता है और हम उस कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कि किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाए जिससे कि हमारा लक्ष्य, हमारा गोल और हमारा उद्देश्य है जो हमें शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से उन सभी विद्वानों के द्वारा बताई गई सूची अगर अपन देखें तो 50 से 60 कार्य प्रबंधक को करने होते हैं। अगर प्रबंधक इन्हीं कार्यों के प्रक्रिया अपनाने लग जाएगा, उसी कार्यों को करने लग जाएगा, तो अपना उद्देश्य और जो गोल है, वो लक्ष्य है, जो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रबंध के कार्यों को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया। एक पहला है प्रमुख कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य विभिन्न विद्वानों के अभिमतों का विश्लेषण करके प्रबंध के विचारकों के 3 कार्यों में समानता नजर आ रही है।
मुख्य मुख्य जैसे जो हेनरी फेवल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है और ड्यूल है, इन सब के देखते हैं तो इनके जो जो बताए इन्होंने कार्य, उनके अंतर्गत तो कुछ समानताएं नजर आती है। और ये कार्य जो है वो नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण, इसे इस प्रकार भी अपन समझ सकते हैं कि नियोजित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए संगठन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति एवं उनका निर्देशन भी आवश्यक होता है। उचित पद के लिए उचित व्यक्ति की क्या करनी होगी? नियुक्ति। अगर उच्च पद के लिए अपन निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी या निम्न पद के लिए अपन उच्च व्यक्ति की नियुक्ति कर दी तो कार्य में अपने सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो अपने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नियुक्ति करने के पश्चात भी उन्हें समय समय पर अपन को क्या देना होगा? निर्देशन देना होगा, जिससे कि कार्य को अपन सुचारू रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नियुक्त कर्मचारियों को सौंपे गए कार्यों की जांच भी करनी पड़ती है। इसके साथ ही कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि प्रबंधक सभी से कार्य करवाता है तथा संसाधनों को आवंटन करता, जो संसाधन है जिससे जो कार्य करवाना होता है, जिसको जिस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, प्रबंधक उन नियुक्त व्यक्तियों को उस प्रकार के संसाधन आवंटित करता है और उसे सभी को साथ लेकर क्या होता है? चलना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य है, मानवीय है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। अपने हाथों की अंगुलियां भी समान रूप से नहीं है तो एक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति भी समान नहीं हो सकते, किंतु किसी भी प्रबंधक को उन सभी व्यक्तियों को भी सामूहिक रूप से एक साथ लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए प्रबंध के प्रमुख कार्यों को निम्न में बांट दिया जाता है या निम्न को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो प्रमुख कार्य है वो 5 कार्य है। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा निर्देशन, चौथा नियंत्रण और 5वां समन्वय। आज अपन उसमें से नियोजन को समझने का प्रयास करेंगे। नियोजन, अब नियोजन का मतलब ही क्या हो गया? प्लानिंग, है ना। कुछ भी कार्य करने से पहले क्या करना? अपन को सोचना पड़ता है, सोचना होता है। अर्थात निर्धारित जो अपन ने लक्ष्य रखा है, जो परिणाम प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी होती है। जो रूपरेखा अपन तैयार करते हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। तो नियोजन के अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, हमें कैसे करना है, कब करना है तथा किस व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को किया जाएगा। यदि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन सभी बातों पर गहनता से सोच विचार न किया जाए अपन, तो व्यवसाय का जो हमने उद्देश्य रखा है, जो गोल रखा है या जो लक्ष्य रखा है, उसको अपन प्राप्त करने में फेलियर साबित होंगे। असफलता अपन को क्या होगी? उसके अंतर्गत प्राप्त होगी। तो जो नियोजन है वो नियोजन को एक छोटी सी चीज नहीं है कि अपन ने किसी चीज की प्लानिंग कर दी, है ना, और बैठ गए। प्लानिंग करने के बाद उसकी एक लंबी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए हमें कई कदमों को उठाना पड़ता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला अपना है उद्देश्य का निर्धारित करना कि हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरा, सीमाएं विकसित करना। तीसरा, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। चौथा है वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। 5वां, एक विकल्प का उसमें से चयन करना। 6ठा, योजनाओं को लागू करना। और 7वां है समीक्षा करना। इन नियोजन की जो ये प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया, इन बिंदुओं को अब अपन विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं नियोजन का, जिन्हें अपन प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती है। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उन उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद में परिभाषित किया जाता है ताकि सभी संस्था से संबंधित कर्मचारियों की इसकी जानकारी हो जाए और वे इन्हें प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान दे सके। उद्देश्यों का एक प्राथमिक क्रम होता है, जैसे संस्थागत उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य व व्यक्तिगत उद्देश्य। इस उद्देश्य निर्धारण को एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक संस्था होती है जो संस्था एक निश्चित करती है कि हमारी बिक्री को 2000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। अब ये 2000 करोड़ तक जब बिक्री को ले जाना है तो यह कौन सा उद्देश्य हो गया? संस्थागत उद्देश्य हो गया कि उस बिक्री का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2000 करोड़ रुपए। अब उस लक्ष्य को देने के पश्चात उस कंपनी में 4 प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है।
जिसके अंतर्गत पहला जो उत्पादन होगा वो 1000 करोड़ का होगा, दूसरा जो 500 करोड़ का होगा, तीसरा उत्पादन जो होगा वो 300 करोड़ का होगा और चौथा जो उत्पादन होगा वो 200 करोड़ का होगा। तो ये लक्ष्य दिया जाता है, ये लक्ष्य दिया गया और इस लक्ष्य की आपूर्ति जो की जाती है वो विभागीय उद्देश्य हो जाएगा। उन विभागों को उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी और उसी के साथ में उन व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी, उन व्यक्तियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाएगा। तो जो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा वो उनका व्यक्तिगत उद्देश्य होगा। अब उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में किसी भी कार्य की सीमाएं विकसित की जाती है। नियोजन के आधार अथवा सीमाएं वे तत्व है जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करता है। कई विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों में से अपने पूर्व अनुमान्यताओं के पूर्व अनुमान लगाए जाएंगे और जितने अधिक पूर्वानुमान हमारे सही होंगे नियोजन उतना ही अधिक सफल होगा। पूर्व अनुमान, प्लानिंग जो अपन करते हैं कभी अपन पास्ट में नहीं करते हैं, फ्यूचर को लेकर करते हैं कि आने वाले समय से संबंधित हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो जितने अपन ने अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कैसे हमारे पूर्व अनुमान जो होंगे वो कितने सफल होते हैं उसका निर्धारित किया जाता है। तो ये नियोजन जो होता है पूर्व अनुमानों के आधार पर, वो उसके दो आधार निश्चित किए गए हैं। एक आंतरिक आधार होता है और एक होता है बाहरी आधार। आंतरिक आधार के अंतर्गत पूंजी हमारी कैपिटल किस प्रकार की होगी, श्रम मजदूर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलेगा, नजदीक से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, दूर से लाना होगा तो परिवहन किस प्रकार से होगा, उसके लिए किन किन प्रकार की मशीनों का हमें उपयोग करना होगा। और बाहरी आधार के अंतर्गत सरकार की क्या नीतियां हैं, व्यवसायिक प्रतियोगिता किसके साथ हमारी प्रतियोगिता है, किस प्रकार की है कि जिसके कारण हमें अधिक से अधिक लाभ हो जाए। अगर हमारे प्रतियोगी जो व्यवसाय है वो किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करता है, इन सब चीज़ों को अपन बाहरी आधार पर अपन को ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्राहकों की रुचि। आज आपने देखा होगा कि हर 6 महीने बाद में और 3 महीने बाद में ग्राहकों की रुचि में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर अपन ने अत्यधिक मात्रा में किसी माल का उत्पादन कर दिया और ग्राहकों की रुचि बदल गई तो हमारा माल का विक्रय वहां पर नहीं होगा। तो उन चीज़ों को भी अपन को ध्यान में रखना पड़ता है। ब्याज की दर, अपन अगर बाहर से माल लेकर आते हैं, पैसा लेकर आते हैं तो अपन को कितनी दर देनी पड़ेगी, कहाँ से अपन पूंजी की व्यवस्था करेंगे। उसके साथ में ही कर दर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। टैक्सेस किस प्रकार के हैं, है ना। अभी अपने जीएसटी लग रही है तो आंतरिक भी जीएसटी हो सकती है, बाह्य जीएसटी हो सकती है। आंतरिक का मतलब राज्य से संबंधित और बाह्य का मतलब सेंटर से संबंधित। और कई कई तो दोनों ही टैक्स अपन को क्या करने पड़ते हैं, चुकाने पड़ते हैं। अपन जब 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो इन टैक्सों के बारे में अपन समझेंगे। तीसरा बिंदु, वैकल्पिक कार्रवाइयों की पहचान करना। प्राय कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसके वैकल्पिक मार्ग न हो। संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक ही कार्य को करने के लिए अनेक तरीकों की खोज की जा सकती है। जैसे यदि किसी संस्था का उद्देश्य अपना व्यवसाय बढ़ाने का है तो इस उद्देश्य की पूर्ति अनेक तरीकों से की जा सकती है। जैसे कि एक व्यवसाय अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, एक ही साइज के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो वो क्या हो सकता है कि छोटी साइज के भी वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकता है या बड़ी साइज का भी प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी एलजी की कंपनी है तो उसके अंतर्गत टीवी का आविष्कार हो रहा है। तो टीवी बनते हैं तो छोटे भी आपको 5,000 तक के भी टीवी मिल जाएंगे और 60,000 के भी मिल जाते हैं और 1 लाख रुपए तक का भी टीवी मिल सकता है ना। उसमें क्वालिटी क्या होगी, अलग अलग। उसके साथ में आप अन्य प्रकार के वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे फ्रिज है, जैसे वॉशिंग मशीन है, जैसे एसी है, उसका भी उत्पादन किया जा सकता है। आप किसी व्यवसाय को अपने अंदर शामिल भी कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप अपने व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इन विकल्पों का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। फिर ग्राहकों की रुचि भी हो गई। उसके बाद में वैकल्पिक कार्रवाइयों की पहचान करना। प्राय कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसके वैकल्पिक मार्ग न हो। एक कार्य नहीं, उसके कई और भी मार्ग
होते हैं। संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक ही कार्य को करने के अनेक तरीकों की अपन खोज की जा सकती है। जैसे यदि किसी संस्था का उद्देश्य अपना व्यवसाय बढ़ाने का है तो इस उद्देश्य की पूर्ति अनेक तरीकों से की जा सकती है। चौथा, वैकल्पिक कार्रवाइयों का मूल्यांकन करना। वे सभी विकल्प जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंड के आधार पर खरे उतरते हैं उन्हें गहन अध्ययन के लिए क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। यहां पर यह भी देखा जाएगा कि प्रत्येक विकल्प संस्था के उद्देश्यों को कहां तक पूरा करता है। जो विकल्प है, संस्था ने जो उद्देश्य रखे हैं उन उद्देश्यों को कहां तक पूरा करता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने पर प्राय एक समस्या आती है, वह यह है कि सभी विकल्पों के अपने अपने गुण दोष होते हैं। अर्थात एक विकल्प जो होता है वो किसी एक मापदंड पर खरा उतरता है तो वही विकल्प दूसरा किसी दूसरे मापदंड पर खरा नहीं उतरता। जैसे कि एक विकल्प बहुत लाभदायक है किंतु उसमें बहुत अधिक हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज्यादा मात्रा में करना पड़ता है और उसका लाभ अर्जित करने का समय भी क्या होता है, बहुत अधिक लगता है। और एक अन्य विकल्प है जिसमें पूंजी विनियोग भी तो कम चाहिए और उसमें लाभ अर्जित करने की भी अवधि कम है, लेकिन वह हमारे लिए अधिक लाभदायक नहीं, अर्थात उसमें लाभ की जो मात्रा है वो लाभ की मात्रा हमारी सीमित है। ऐसी स्थिति में नियोजनकर्ता को विभिन्न विकल्पों के मिश्रण के रूप में एक नया विकल्प हमें खोजना चाहिए। पांचवा बिंदु, एक विकल्प का चयन करना। अब निर्धारित करने के बाद विभिन्न विकल्प जो मिले अपन को उनका मूल्यांकन करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है। कई बार मूल्यांकन के आधार पर एक से अधिक विकल्प एक जैसे गुणों वाले भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए एक से अधिक अच्छे विकल्पों का चयन करना भी हमारे लिए न्याय संगत होता है। एक विकल्प को लागू करके दूसरे विकल्प को अपन रिजर्व के रूप में रख लेते हैं और यदि हमारे किसी कारणवश में हमारा पूर्व अनुमान गलत साबित हो जाए और पहला विकल्प असफल हो जाए तो हमारे रिजर्व में रखे गए दूसरे विकल्प को तुरंत लागू करके असफलता से बचा जा सकता है। छठा पॉइंट, योजना को लागू करना। मुख्य योजना तथा सहायक योजनाओं का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। योजनाओं को लागू करने के बाद विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात ये निश्चित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा और वह कार्य किस समय करेगा। इससे उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। उसके पश्चात अंतिम बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है समीक्षा करना। योजनाएं लागू कर देने से ही नियोजन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती है और भविष्य क्या है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित भविष्य में सफलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं जो निर्धारित की है उन योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करता रहना जरूरी है। जैसे ही उन मान्यताओं में जिन पर योजनाएं आधारित है परिवर्तन होता नजर आए तो योजनाओं में भी आवश्यक रूप से कुछ फेर बदल कर दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। धन्यवाद।